हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टॉपिक का नाम है, वैसे तो टॉपिक छोटा सा हुआ करता था किसी जमाने में, बट इज फॉरेन कंपनी। लेकिन और फॉरेन कंपनी का कॉन्सेप्ट आप जानते हो, कंपनी इंडिया के बाहर की लेकिन प्लेस ऑफ बिजनेस एस्टेब्लिश करना है इंडिया में। कॉन्सेप्ट इतना ही हुआ करता था, लेकिन हम रियलिटी तो जानते हैं कि एक फॉरेन की कंपनी इंडिया में अपनी ब्रांच भी एस्टेब्लिश कर सकती है, अपनी लाइसेंसिंग ऑफिस भी स्टेब्लिश कर सकती है, अपना प्रोजेक्ट ऑफिस भी स्टेब्लिश कर सकती है। बट पहले किसी भी बात के प्रोविजन नहीं हुआ करते थे सिलेबस में। केवल एक प्रोविजन हुआ करता था, हाउ टू सेट अप ब्रांच इन इंडिया। अब ये सारे टॉपिक सिलेबस में हैं, बट हम वहां तक पहुंचे उसके पहले जो पहले पढ़ा है वो भी डिस्कस कर लेते हैं, ओवरऑल चीजें एक साथ कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन दी हुई है, जो मुझे नहीं लगता कि हमें वापस बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। एक ऐसी कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई है इंडिया के बाहर और जो अपना प्लेस ऑफ बिजनेस एस्टेब्लिश कर रही है इंडिया में। प्लेस ऑफ बिजनेस खुद से या एजेंट के थ्रू, वो प्लेस ऑफ बिजनेस फिजिकल भी हो सकता है और वर्चुअल इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी हो सकता है। और क्यों एस्टेब्लिश कर रही है प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में? टू कंडक्ट बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया, उसके थ्रू करनी है बिजनेस एक्टिविटी, इसलिए एस्टेब्लिश कर रही है। अब आगे आते, सेक्शन 379 का रेफरेंस दिया हुआ है। सेक्शन 379 क्या कह रहा है कि अगर एक कंपनी की 51% या उससे ज्यादा कैपिटल, ये सब आई होप आपने पढ़ा हुआ है, चाहे इक्विटी हो या प्रेफरेंस या पार्टली इक्विटी और पार्टली प्रेफरेंस, किसी है कंपनी फॉरेन की, मतलब इनकॉर्पोरेट हुई है इंडिया के बाहर, लेकिन उसकी 51 से ज्यादा शेयर होल्डिंग किसकी है? सिटीजन ऑफ इंडिया या वन और मोर इंडियन कंपनीज या बॉडी कॉर्पोरेट्स। मतलब अल्टीमेटली उसका मेजर ऑनर कौन है? इंडिया के लोग, इंडिया के सिटीजन या इंडिया की कंपनीज या बॉडी कॉर्पोरेट। तो क्या होगा, उस कंपनी पर इस चैप्टर के प्रोविजन तो लगेंगे ही, इस एक्ट के प्रोविजन भी पूरे लगेंगे। टू द बिजनेस कैरिड ऑन बाय इंडिया एज इफ इट वर अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। क्या डिफरेंस आया ये आप सब जानते हो अच्छे से। अगर 51 से ज्यादा शेयर होल्डिंग किसी फॉरेन कंपनी की इंडियन सिटीजन के पास, इंडियन कंपनीज के पास, इंडियन बॉडी कॉर्पोरेट्स के पास, तो उस कंपनी को ऐसे ट्रीट किया जाएगा जैसे कि वो कंपनी कहाँ की है? इंडिया की। भले ही इनकॉर्पोरेट इंडिया के बाहर हुई है, लेकिन इनकॉर्पोरेट करने वाले लोग कौन हैं? इंडिया के। तो माना जाएगा कि कंपनी जैसे इंडिया में ही इनकॉर्पोरेट हुई है। आगे आते हैं। अभी इसको स्किप करते हैं। नाउ, फॉरेन कंपनी का रजिस्ट्रेशन इंडिया में कैसे होगा? कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है, इसको रजिस्ट्रेशन लिखें या इनकॉर्पोरेशन लिखें। तो मेरी बात सुनो, आप इंडिया में क्या कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हो? नहीं कर रहे। कंपनी ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है। कहाँ? जल्दी बताओ। इंडिया के बाहर। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ तो आप कोई प्लेस ऑफ बिजनेस एस्टेब्लिश कर रहे हो। तो आपको उस फॉरेन कंपनी को इंडिया में केवल क्या करना है? रजिस्टर। उसके बाद फिर इंडियन कंपनीज एक्ट के प्रोविजन, ऑब्वियसली इंडियन कंपनीज एक्ट का ही प्रोविजन है ये वाला भी, बट इसके बाद आपको फिर कंपनीज एक्ट के कुछ प्रोविजंस और कंप्लाई करने पड़ेंगे। सो विद इन 30 डेज ऑफ द सेटअप ऑफ बिजनेस, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, आपको रजिस्ट्रार के पास, ऑब्वियसली आरओसी के पास, ये रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, जो कि बहुत आसान से डॉक्यूमेंट है। ये सब हमने पहले डिटेल में पढ़ा है, बस रिपीट कर रहे हैं ताकि टॉपिक को कनेक्ट कर लें वापस आगे जाकर। तो एक तो क्या सबमिट करना है आपको? आपके चार्टर्ड डॉक्यूमेंट की कॉपी। आपके चार्टर डॉक्यूमेंट, हमने मेमोरेंडम आर्टिकल नहीं लिखा क्योंकि जरूरी नहीं उस कंट्री में भी उसको मेमोरेंडम या आर्टिकल कहते हो। चार्टर डॉक्यूमेंट की कॉपी आपको सबमिट करनी है। अगर ये डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश के अलावा किसी और लैंग्वेज में है तो इंग्लिश ट्रांसलेटेड कॉपी आपको सबमिट करनी है। पॉइंट नंबर 2, कंपनी का जो रजिस्टर्ड या प्रिंसिपल ऑफिस है उसका फुल एड्रेस, तो कंपनी के एड्रेस के पर्टिकुलर्स, कंपनी के डायरेक्टर्स और सेक्रेटरीज, कंपनी के डायरेक्टर और सेक्रेटरीज की लिस्ट, जो लिस्ट ऑफ द डायरेक्टर एंड सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी। तो कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं, कंपनी के जो सेक्रेटरी हैं,
उनकी, तो ऑब्वियस है क्या यहाँ डायरेक्टर और सेक्रेटरी अपॉइंटेड है? डेफिनेटली नो, वो अपॉइंटेड कहाँ है? कंपनी में। तो लिस्ट ऑफ द डायरेक्टर एंड सेक्रेटरी, डायरेक्टर्स एंड सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी विद देयर पर्टिकुलर्स। आगे आते, द नेम एड्रेस ऑफ वन और मोर पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, जिसको हम नोटिस, डॉक्यूमेंट एटसेट्रा सर्व कर पाए। जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, कंपनी के सेक्रेटरीज हैं, उनके पर्टिकुलर्स आपको सबमिट करने। नेम एड्रेस कौन लोगों के? जिन लोगों को आप, ऑब्वियस है आप इंडिया में नहीं हो तो आपके जो इंडिया में आपके बिहाफ पर नोटिसेस एटसेट्रा जो रिसीव कर पाए उसकी डिटेल आपको यहां देनी है। नेक्स्ट, कंपनी का जो फुल एड्रेस है। अब डाउट क्या आता है? पॉइंट नंबर बी और पॉइंट नंबर ई में डाउट आता है। पॉइंट नंबर बी और ई हमें लगता है दोनों एड्रेस के ही तो डॉक्यूमेंट है। पॉइंट नंबर बी है, पॉइंट नंबर बी किसका है? कंपनी का जो फॉरेन का एड्रेस है उसकी डिटेल। ये ई क्या है? जहां आप इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस एस्टेब्लिश कर रहे हो उसका एड्रेस। और इसके अलावा आपने अगर कभी और आपने जब जब भी इंडिया में कोई अपना प्लेस ऑफ बिजनेस ओपन किया या क्लोज किया इसके पहले भी, तो उसकी डिटेल कि हमने पहले भी ये ब्रांच खोली हुई है, या ऑब्वियस है कि हो सकता है उसके इंडिया में ऑलरेडी पहले 3 ब्रांचेस हो, जरूरी नहीं पहले कोई बंद की हो, ऑलरेडी हो तो भी बताना है, और पहले अगर कभी खोली थी पर बंद किया तो भी आपको उसके पर्टिकुलर्स यहां पर सबमिट करने हैं। सो पर्टिकुलर्स ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया ऑन अर्लियर ओकेजन। नेक्स्ट इस बात का डिक्लेरेशन कि कोई भी डायरेक्टर या ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव कभी भी इंडिया में बिजनेस करने को लेकर ना तो कन्विक्ट हुआ ना डिबार्ड हुआ फॉर ये वो याद है, ये डिक्लेरेशन हम कंपनी इनकॉर्पोरेट करते टाइम देते हैं कि मुझे कभी भी इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड किसी भी चीज में कन्विक्ट, डिबार एक्सेट्रा किया हुआ नहीं है। सो डिक्लेरेशन कि कोई भी डायरेक्टर या ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव जो हमारे इंडिया में है वो कभी भी कंपनी इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड मैटर्स में, मैनेजमेंट से रिलेटेड मैटर्स में कन्विक्ट या डिबार नहीं हुआ। अब फिर से बोल रहा हूं, ये डॉक्यूमेंट कब सबमिट करने? जब आप इंडिया में अपना प्लेस ऑफ बिजनेस एस्टेब्लिश कर रहे हो तब। इसके बाद आप इंडिया में बीइंग अ फॉरेन कंपनी इंडिया में अपना बिजनेस कैरी कर सकते हो। तो विद इन 30 डेज ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द प्लेस ऑफ बिजनेस आपको ये करना है। नेक्स्ट, ये कौन से फॉर्म के थ्रू फाइल करना है? फाइल फॉर्म FC1। तो FC स्टैंड फॉर अगेन फॉरेन कंपनी। तो ये कौन से एक्ट के रूल्स हैं? ये कंपनीज एक्ट और कंपनीज रूल्स के प्रोविजन है। अलॉन्ग विद द कंपनीज एक्ट इसको फेमा के प्रोविजन भी फॉलो करने पड़ेंगे, ऑब्वियस है क्योंकि फॉरेन करेंसी का इन्वॉल्वमेंट है। सो अपार्ट फ्रॉम द कंपनी, हम अभी कौन से प्रोविजन पढ़ रहे हैं? कंपनीज एक्ट। अपार्ट फ्रॉम दिस कंपनी रूल्स, कंपनीज एक्ट, कंपनी रूल्स के प्रोविजन तो हम पढ़ ही रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस फेमा भी अप्लाई होगा। तो फॉर्म FC1 के थ्रू आपको 30 दिन में ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। आगे आते हैं। आगे अब क्या है? ये कह रहे हैं फॉलोइंग प्रोविजंस फॉरेन कंपनी पर एप्लीकेबल होते हैं अगर आप इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेटेड हो, प्लेस ऑफ बिजनेस स्टेब्लिश कर रहे हो इंडिया में, तो ये फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट आप पर एप्लीकेबल होंगे अगर आप ये काम करोगे तो। पॉइंट नंबर 1, डिबेंचर इशू करते टाइम जो नॉर्मल कंपनी पर प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं वो आप पर भी होंगे। प्रोविजन ऑफ सेक्शन 71 रिलेटिंग टू डिबेंचर म्यूटेटिस म्यूटेंडिस एप्लीकेबल होंगे फॉरेन कंपनी पर। आई थिंक म्यूटेटिस म्यूटेंडिस वर्ड आप समझते हो, एज इट इज एप्लीकेबल होंगे। नेक्स्ट, सेक्शन 92 एनुअल रिटर्न का प्रोविजन, सेक्शन 135 CSR के प्रोविजन आप पर एप्लीकेबल होंगे। लेकिन ऑब्वियस है कि आप हो फॉरेन की कंपनी, इसलिए आपको इन प्रोविजंस में थोड़ा सा रिलैक्सेशन, मॉडिफिकेशंस, अडेप्टेशंस आपके अकॉर्डिंग चेंज करके ये प्रोविजन आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगे। बट आपको भी एनुअल रिटर्न फाइल करना है, CSR के प्रोविजंस भी एप्लीकेबल होंगे। नाउ पॉइंट नंबर 3, प्रोविजन रिलेटेड टू सेक्शन प्रोविजन ऑफ सेक्शन 128। 128 क्या है? बुक्स ऑफ अकाउंट। कितना पैसा रिसीव हुआ इसके डॉक्यूमेंट, कितना खर्च हुआ, सेल परचेस के डॉक्यूमेंट, असेट लायबिलिटी की डिटेल, ये सब चीजें आप पर एप्लीकेबल होगी। प्रोविजन रिलेटेड टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 128 रिलेटेड टू मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स।
नेक्स्ट, इंस्पेक्शन ऑफ अकाउंट्स जो आरओसी कर सकता है, स्पेशल ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट, इन्वेस्टिगेशंस, ये प्रोविजन किस, अब एक बात बताना मुझे, ये सारे प्रोविजन इसके इंडियन बिजनेस पे लगाओगे या पूरे ग्लोबल बिजनेस पे लगाओगे? ओनली रिलेटेड टू द इंडियन बिजनेस ऑफ फॉरेन कंपनी, राइट, वेरी गुड, केवल इंडियन बिजनेस से रिलेटेड। नेक्स्ट, अगर इंडिया में आपने प्लेस ऑफ बिजनेस एस्टेब्लिश किया, यहां पर आप बिजनेस करने लगे, आपने लोन लिया और अपनी किसी असेट पर आपने क्या क्रिएट किया, चार्ज, तो प्रोविजन रिलेटेड टू क्रिएशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज भी आपके ऊपर एज इट इज एप्लीकेबल होंगे। नेक्स्ट, ऑब्वियस ऊपर वैसे हो चुका, इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन के प्रोविजन फॉरेन कंपनी पर एप्लीकेबल होंगे, लेकिन अगेन कौन से मैटर्स में, उनके इंडियन बिजनेस से रिलेटेड, इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन। आगे आते हैं, तो ये प्रोविजंस हम समराइज कर ले। सेक्शन 71, हाँ बिल्कुल, डाउट है श्वेता का कि ये याद करने कौन कौन से प्रोविजन एप्लीकेबल, 100% अभी तो पढ़ रहे हैं। प्रोविजन रिलेटिंग टू इशू ऑफ डिवेंचर, प्रोविजन रिलेटिंग टू एनुअल रिटर्न, प्रोविजन रिलेटिंग टू सीएसआर, प्रोविजन रिलेटिंग टू मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, स्पेशल ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट, इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, और लास्ट में इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी से रिलेटेड प्रोविजंस। नाउ आगे आते हैं, ये पूरा प्रोविजन, ये पूरा सेक्शन आपके ऊपर एप्लीकेबल हुआ कब, जब आपने क्या एस्टेब्लिश किया, प्लेस ऑफ बिजनेस। तो हमें क्या काम, तो प्लेस ऑफ बिजनेस की बहुत बड़ा स्कोप हो सकता है प्लेस ऑफ बिजनेस का। सो उसके रेस्पेक्ट में बहुत सारे केसेस हुए। शेयर ट्रांसफर ऑफिस इंडिया में हो, लाइक आपका रजिस्ट्रेशन ऑफिस, शेयर ट्रांसफर, शेयर रजिस्ट्रेशन के, मतलब शेयर ट्रांसफर से रिलेटेड, शेयर होल्डर के रजिस्टर से रिलेटेड चीजें अगर इंडिया में हो रही हैं, तो भी ये क्या माना जाएगा, प्लेस ऑफ बिजनेस, राइट। आगे आते हैं, एक केस लंदन में हुआ था, आपको याद होगा कि कंपनी लंदन के बाहर की थी, इंग्लैंड के बाहर की थी कंपनी, पर उस कंपनी के डायरेक्टर रेगुलरली इंग्लैंड जाया करते थे, मीटिंग किया करते थे, डिसाइड हुआ इंग्लैंड में उनका प्लेस ऑफ बिजनेस है, लेकिन केवल कंपनी की इंडिया में लाइक प्रॉपर्टी हो, तो प्रॉपर्टी होना और प्लेस ऑफ बिजनेस होना ये दोनों अलग अलग बात है। सो मेयर होल्डिंग ऑफ प्रॉपर्टी इन इंडिया डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। चलिए आगे आते हैं, ये मैं आपको बता दूं कि ये सारे प्रोविजन हमने पहले पढ़े हुए हैं। फॉरेन कंपनी जब हम पढ़ते थे, जब हमने एक चैप्टर पढ़ा था टाइप्स ऑफ कंपनी, जिसमें हमने इनकॉर्पोरेशन पढ़ा था, जिसमें सारे टाइप की कंपनी का इनकॉर्पोरेशन पढ़ा, प्राइवेट, पब्लिक, ओपीसी, प्रोड्यूसर कंपनी, वहीं हमने लास्ट में फॉरेन कंपनी भी पढ़ा हुआ है। ये प्रोविजन अब तक भी थे। अब यहां से प्रोविजन पढ़े हैं, बदले हैं, बट उसमें भी बहुत सारे प्रोविजन पहले भी थे, मतलब यहां से तो पूरा सीन ही चेंज हो जाएगा। लेकिन अभी एक प्रोविजन और है। एक बात बताइए आप, इंडिया में ये कंपनी किस नाम से बिजनेस करेगी? तो ऑब्वियस है, अगर ब्रांच खोल रही है, लाइसेंसिंग ऑफिस खोल रही है, प्रोजेक्ट ऑफिस खोल रही है, तो क्या ये इंडिया में नई कंपनी बना रहे हैं? नहीं बना रहे। सो ऑब्वियस है कि नई कंपनी तो बना नहीं रहे, तो फिर इंडिया में किस नाम से बिजनेस करेंगे? ऑब्वियस है अपने एग्जिस्टिंग नाम से। वो तो ये बताएंगे केवल यहां तो हमारी ब्रांच है, ठीक है। लेकिन क्या दूसरा तरीका होता है? हम जानते हैं दूसरा तरीका क्या होता है। दूसरा तरीका होता है कि यहां आकर क्या बना लो, सब्सिडरी। अरे दो ही तरीके हैं ना, फॉरेन की एंटिटी को इंडिया में बिजनेस करना है, दो तरीके हैं, तो यहाँ आकर एक होली ओन सब्सिडरी बना लो खुद की, या यहाँ पर आकर ब्रांच खोल लो। अगर यहाँ आकर सब्सिडरी बना लोगे तो फिर आप कोई नहीं हो हमारे लिए, और ये कंपनी इंडिया की है। और अगर आपने ब्रांच खोली तो फिर आप हमारे लिए फॉरेन कंपनी। इतनी क्लियरिटी है ना सबको? अब अगर एक कंपनी इंडिया में, एक फॉरेन की कंपनी है, अगर वो इंडिया में क्या खोल रही है, क्या बना रही है अपनी सब्सिडरी कंपनी, सोचो
एक कंपनी है फॉरेन में, एबीसी इनकॉर्पोरेटेड, एबीसी इनकॉर्पोरेशन फॉर एग्जांपल यूके की कंपनी है, एबीसी आईएनसी करके यूपी में, यूके में उन्होंने कंपनी बना रखी है। अब इंडिया में क्या खोलना चाहते हैं, अपनी सब्सिडरी। तो बताओ क्या सेम नाम रख लें जो वहां है, कहते हैं हाँ। तो फिर ये डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं? तो आप जानते हो टेस्ला ने जब इंडिया में कंपनी बनाई तो वो ऑब्वियसली लिखता है टेस्ला इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो कैसे करते हैं? इंडिया वर्ड यूज कर लो, अपने ओरिजिनल नाम जो आपका वहां है फॉरेन में उसमें इंडिया वर्ड यूज कर लो, इंडिया की किसी स्टेट का नाम यूज कर लो जिस स्टेट में जा रहे हो। तो देखो क्या लिख रहे हैं, then the original name of the holding company may be allowed with the addition of word India या name of any Indian state or city। मेरा क्वेश्चन है, क्या इंडिया में कंपनी के नाम से रिलेटेड कोई रूल है कि कंपनी का नाम कैसा होना चाहिए और कैसा नहीं होना चाहिए? यस, वो है रूल 8, इनकॉर्पोरेशन रूल, रूल नंबर 8 केवल इन नेम की बात करता है। अरे बोलता तो है नेम शुड बी यूनिक, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो देखो क्या लिख रहे हैं, रूल 8 के प्रोविजन म्यूटेटिस म्यूटेंडिस एप्लीकेबल होंगे, सेम एप्लीकेबल होंगे। मतलब कंपनी का नाम रिजेंबल नहीं होना चाहिए, सेम नाम से कंपनी नहीं बना पाओगे, जैसे इंडिया में ऑलरेडी कोई कंपनी हो या एलएलपी हो। While determining whether a proposed name is too nearly resembling the name of company or LLP even incorporated outside India, resemblance नहीं होना चाहिए, resemblance तो देखा जाएगा। बट हाँ, आप अपने ओरिजिनल नाम के आगे क्या लगा लो, इंडिया, इंडिया के स्टेट, ये सबसे अच्छा तरीका है। अब कौन कौन से नामों को अनडिजायरेबल माना जाएगा, ये ऑलमोस्ट वो प्रोविजन है जो आप ऑलरेडी जानते हो। अगर प्रपोज्ड नाम क्या दिखाता है, एसोसिएशन या कनेक्शन विद फॉरेन एम्बेसी, फॉरेन कॉन्सुलेट, है ना। अगर याद है ना गवर्नमेंट के साथ, आउटसाइड इंडिया में एक लिमिट थी $1 बिलियन, कौन सी लिमिट? वो तो ये थी कि अगर 4 टाइम ऑफ द नेटवर्थ या $1 बिलियन से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट है तो अप्रूवल रूट में जाना पड़ेगा, यही ना इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हो आप, उधर से इधर नहीं, इधर से वहां की बात कर रहे हो, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट है ना जानवी, वो यहाँ थोड़ी है, वो अलग, यहाँ के लिए प्रोविजन अलग है। नेक्स्ट, प्रपोज नेम इंक्लूड नेम ऑफ एनी, जैसे हम क्या बोलते हैं, हम जनरली क्या बोलते हैं कि इंडिया, गवर्नमेंट, ये वर्ड यूज मत करना। इनको क्या बोल रहे होंगे कि ऐसा कोई नाम मत दिखाना जिससे एम्बेसीज या फॉरेन कॉन्सुलेट के साथ कनेक्शन मिले। और दूसरा क्या लिख रहे हैं, अगर प्रपोज नेम में इंक्लूड ए नेम ऑफ एनी फॉरेन कंट्री, नेम ऑफ सिटी इन अ फॉरेन कंट्री, वो अलाउड तभी होगा जब आप इस बात का प्रूफ दो कि आपको उस फॉरेन कंट्री से या उस फॉरेन की सिटी से क्या कनेक्शन है। अरे देखो, आप नाम यूज कर रहे हो किसी कंट्री का, देखो इंडिया में आकर इंडिया वर्ड यूज करो, पर आप यूरो एबी आप बोल रहे हो लाइक स्पार्क कनाडा प्राइवेट लिमिटेड, आपने कह रहे कनाडा में कंपनी बना रखी है हमने, और फिर आप कह रहे हो इंडिया में आके बनाना चाहते हो स्पार्क कनाडा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, तो हम कह रहे कनाडा क्यों लगा रहे हो, हमारी कंपनी कनाडा की है। लॉजिक समझ में आता है? तो हम उसको क्या प्रूव करना पड़ेगा कि कनाडा से, अब जैसे कैलिफोर्निया आलमंड्स, तो अब जैसे आप ये तो बोल सकते हो ना अमेरिकन टूरिस्टर, पीटर इंग्लैंड। आप देखो इन चीजों में जब चले जाते हो ना तो आप एक जगह गलती करते हो, ये कंपनियों के नाम नहीं है, ब्रांड के नाम है, ये उनका ट्रेडमार्क है, जरूरी क्या कंपनी इसी नाम से हो। अब पीटर इंग्लैंड इंडिया का है और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड फॉरेन का ग्रुप है। पीटर इंग्लैंड है इंडियन ब्रांड, वो ब्रांड की बात कर रहे हैं, हम कंपनी के नाम की बात कर रहे हैं। अगर प्रपोज नेम में आप कोई फॉरेन का वर्ड यूज करना चाहते हो, फॉरेन की कंट्री, फॉर इंडिया का नाम तो यूज कर लो क्योंकि इंडिया में बना रहे हो, पर आप उस प्रपोज नेम में फॉरेन की कंट्री, फॉरेन की सिटी का नाम यूज कर रहे हो, तो आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि आपका उनके साथ क्या कनेक्शन है। मतलब
वो तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन है ना, वो तो प्रोडक्ट पे लिखना कि नागपुर के संतरे है ना, इंदौर के पोहे, वो तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन है ना, कंपनी का नाम थोड़ी है, वो प्रोडक्ट के साथ लिख रहे हो आप। ये तो कंपनी के नाम की बात कर रहे हैं कि टेस्ला जापान, फिर ब्रैकेट में इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाए, तो जापान क्यों लिख रहे हैं? प्रोवाइडेड दैट नेम कंबाइनिंग द नेम ऑफ फॉरेन कंट्री विद द यूज ऑफ इंडिया लाइक इंडिया जापान जापान इंडिया शेल बी अलाउड। अगर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन है या गवर्नमेंट का उसके साथ क्या है, पेट्रोनेज, और कोई भी कंपनी इंडिया में इनकॉर्पोरेट नहीं होने देंगे जिसके नाम में किसी एनिमी कंट्री का नाम हो। वापस से, टेस्ला जापान इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाना है ना, तो पहले ये प्रूव करो कि जापान क्यों यूज कर रहे हो, फिर जापान इंडिया लिख रहे हो तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन या दो गवर्नमेंट का आपस में कोई पेट्रोनेज होना चाहिए, तो ही वो वर्ड यूज कर पाओगे। मैं फिर बोल रहा हूं, मैं फिर पूछ रहा हूं, ये इंडिया की ब्रांच के नाम चल रहे हैं क्या? नहीं, ये तब चल रहा है जब वो इंडिया में आकर सब्सिडरी बना रही है, उसके नाम चलो, टाइम हम ले रहे हैं क्योंकि चीजें बहुत टिपिकल है। हाँ, तो पाकिस्तान कुर्ता लिमिटेड नाम से कोई कंपनी इंडिया में बनाओगे, माइट बी पॉसिबल हम उसको रिजेक्ट कर दें। शिवांश बहुत बढ़िया भाई, आगे आते हैं अब बात करते हैं इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रांच ऑफिस, लाइजनिंग ऑफिस, प्रोजेक्ट ऑफिस। इसके लिए अपार्ट फ्रॉम द रूल ऑफ कंपनीज एक्ट आपको फेमा के प्रोविजन भी फॉलो करने पड़ेंगे। तो सही बताऊं तो हम फेमा के प्रोविजन ही पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन उसके पहले हम ये पढ़ लें कि ब्रांच ऑफिस क्या होता है, फिर लाइजनिंग में पढ़ेंगे लाइजनिंग ऑफिस क्या है, प्रोजेक्ट ऑफिस क्या है, पहले वो तीनों समझ में आएंगे तो हम तीनों के प्रोविजन पढ़ पाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं ब्रांच ऑफिस क्या है। ये सूटेबल बिजनेस मॉडल है, फॉरेन कंपनी जो इंडिया में टेम्परेरी प्रेजेंस रखना चाहती है। मेरा डाउट है ये वर्ड क्यों लिखा टेम्परेरी प्रेजेंस, क्योंकि ब्रांच के थ्रू टेम्परेरी प्रेजेंस ही आता है। अगर आपको परमानेंसी चाहिए तो इंडिया में आकर क्या बना लो, कंपनी। ब्रांच ऑफिस क्या है, एक्सटेंशन ऑफ द फॉरेन कंपनी इन इंडिया, और ऑब्वियस है वो सेम बिजनेस कर रही है जो पेरेंट कंपनी कर रही है, यहां पर आपने केवल एक ब्रांच खोली है। ठीक है, ब्रांच ऑफिस ऑब्वियस है क्या लिखना है, मतलब बीओ इन रिलेशन टू अ कंपनी मींस एन एस्टेब्लिशमेंट डिस्क्राइब एज सच बाय द कंपनी। कंपनी के रिलेटिव है एक जो इसने इंडिया में आकर अपना एक्सटेंशन किया है। Establishment means an establishment described as such by the company। मुझे बताओ ये establishment किसने डेवलप किया, कंपनी ने। ये डिस्क्रिप्शन किसने बताया, कंपनी ने, कि हमारी ब्रांच है। बीओ किसको रिप्रेजेंट करता है, पेरेंट कंपनी को, और यूजुअली ये वही काम करता है जो कौन करती है, पेरेंट कंपनी। और ये बताओ ये ब्रांच पैसा कमाकर कहां भेजेगी, प्रॉफिट कमा के कहां भेजेगी, रेमिट कर देगी अपनी फॉरेन कंपनी को, सब्जेक्ट टू इंडिया में क्या देना पड़ेगा, टैक्स। तो ब्रांच क्या है ये सबको बहुत अच्छे से समझ में आती है। अब ये पहला रूल, आप इंडिया में ब्रांच खोलकर क्या क्या कर सकते हो। तो डाउट आएगा इसमें जो नाम नहीं लिखा वो करना हो तो वो ब्रांच खोल के नहीं कर सकते, तो कैसे कर सकते हो, फिर इंडिया में आकर आप कंपनी बनाओ भैया। इंडिया में आकर ये काम ब्रांच के थ्रू कर सकते हो, जो इसमें नहीं लिखे वो ब्रांच के थ्रू नहीं कर सकते। क्या क्या कर सकते हो इंडिया में ब्रांच खोल के, गुड्स का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर सकते हो, यहां से ले जाओ यहां ले आओ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। नेक्स्ट, इंडिया में आप अपनी सर्विसेज दे सकते हो, प्रोफेशनल या कंसल्टेंसी सर्विसेज ब्रांच के थ्रू दे सकते हो, तो प्रोफेशन कैरी कर सकते हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स कर सकते हो। नेक्स्ट, अपनी पेरेंट के लिए इंडिया में क्या कर सकते हो, रिसर्च। कौन से बिजनेस से रिलेटेड रिसर्च करोगे, जल्दी बताओ, कौन से बिजनेस से रिलेटेड रिसर्च करोगे, जो रिसर्च वो जो आपकी पेरेंट कंपनी के बिजनेस से रिलेटेड है। नेक्स्ट, फाइनेंशियल या टेक्निकल कोलैबोरेशन के काम कर सकते हो, कोलैबोरेशन मींस जॉइंट वेंचर, सो इंडियन कंपनीज के साथ आप कोलैबोरेट करके काम कर सकते हो। नेक्स्ट, इंडिया में अपनी पेरेंट कंपनी को रिप्रेजेंट कर सकते हो, और ऑब्वियसली रिप्रेजेंट मतलब एक तरह से क्या काम कर रहे हो, एजेंट का काम कर रहे हो, बाइंग या सेलिंग एजेंट। तो उनके बिहाफ पर यहां से बाइंग कर रहे हो, उनके बिहाफ पर यहां से सेलिंग कर रहे हो, उनके लिए खरीद रहे हो, उनके लिए बेच रहे हो, एजेंट बन गए हो। नेक्स्ट, आईटी सर्विसेज, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विसेज दे सकते हो यहां ब्रांच खोल के। नेक्स्ट, रेंडरिंग टेक्निकल सपोर्ट, इसका मतलब क्या, आपकी फॉरेन कंपनी इंडिया में कुछ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बेचती है, ऐसे तो खूब होंगे, तो आप उनके सर्विस सेंटर तो खोलेंगे वो यहां, हम सर्विसेज कहां करवाएंगे, तो रेंडरिंग टेक्निकल सपोर्ट टू द प्रोडक्ट सप्लाई बाय द पेरेंट या ग्रुप कंपनी। नेक्स्ट, ये तो आप जानते ही हो, एयरलाइन और शिपिंग का बिजनेस तो करते ही है, कई फॉरेन की कंपनियों की इंडिया में एयरलाइन है ना, इंडिया में एयर सर्विसेज दे रही है ना, तो क्या उन्होंने इंडिया में आकर कंपनी बनाई है, नहीं बनाई, ब्रांच खोली हुई, तो एयरलाइन या शिपिंग का बिजनेस। अब आगे
तो फिर मेजर नाम जो बाहर है वो देखो क्या बाहर है, बेसिक बिजनेस बाहर है। कोई रिटेल ट्रेडिंग का बिजनेस नहीं कर सकते। अभी तो आपने बोला था माल बेच सकते हैं, उनके बिहाफ पर खरीदना और उनके बिहाफ पर बेचना एज एन एजेंट। लेकिन इंडिया में आप ब्रांच खोल के रिटेल आउटलेट खोल दो, ये नहीं कर सकते। रिटेल ट्रेडिंग एक्टिविटी अलाउड नहीं है। नेक्स्ट, मैन्युफैक्चरिंग अलाउड नहीं है, प्रोसेसिंग एक्टिविटी अलाउड नहीं है, कार्ड है सब। तो ये करना है तो भैया प्रॉपर एक सेटअप करो, इंडिया में कंपनी एंटिटी सेटअप करो। नेक्स्ट, आगे क्या कोई फॉरेन की कंपनी एसीजेड में भी ब्रांच खोल सकती है? ऑब्वियसली हम तो इसे प्रमोट करेंगे। तो ब्रांच आप एसीजेड में भी ऑपरेट कर सकते हो सब्जेक्ट टू 3 कंडीशन। कंडीशन नंबर 1, ये बीओ उन सेक्टर में काम करे जिसमें 100% एफडीआई अलाउड है, क्योंकि ये 100% एफडीआई ही तो है, पूरा ब्रांच ही काम कर रही है, तो ये 100% एफडीआई है। वो बीओ उस सेक्टर से रिलेटेड ही होना चाहिए बस जहां 100% एफडीआई अलाउड है। नेक्स्ट, वो बीओ कंपनीज एक्ट के प्रोविजन फुलफिल करेगा। कौन से प्रोविजन? ऊपर जो अभी पढ़कर आए 379 386, वो कंपनीज एक्ट के चैप्टर 22 के प्रोविजन फॉलो करेगा। वापस से वो बीओ को, अरे बीओ तो बनाना, तो वो प्रोविजन नहीं पढ़कर आए क्या? रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, फिर बहुत सारे प्रोविजन की एप्लीकेबिलिटी, वो सब फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट, ये बीओ कैसे काम करेगा? स्टैंड अलोन बेसिस पर, किसी के साथ मिलकर काम कर सकता है क्या? नहीं, फिर ब्रांच क्यों, फिर जॉइंट वेंचर बनाते, फिर गॉज करते, स्टैंड अलोन बेसिस पर काम करेगा। तो 3 कंडीशन है, ये भी याद करो, पुराने टॉपिक में हुआ करता था। 3 कंडीशन है, फॉरेन की कोई कंपनी इंडिया में आकर एसीजेड में ब्रांच खोल सकती है, सब्जेक्ट टू उस सेक्टर में 100% एफडीआई अलाउड हो, सब्जेक्ट टू कंपनीज एक्ट के प्रोविजन फॉलो करने पड़ेंगे, सब्जेक्ट टू स्टैंड अलोन बेसिस पर काम होना चाहिए। आगे आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? तो हमने पढ़ा क्या कि ब्रांच कौन कौन से काम कर सकती है और क्या नहीं कर सकती, ब्रांच के थ्रू क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं, लाइजनिंग ऑफिस की बात करते हैं। आप सोचकर देखो लाइजनिंग ऑफिस क्या होता होगा, जल्दी बताओ, जिसके थ्रू हम इंडिया में क्या कर रहे हैं, लाइजनिंग। और लाइजनिंग मतलब क्या होता है? हम कई बार नहीं बोलते सीएस लाइजनिंग का काम करते हैं, कंपनी सेक्रेटरीज लाइजनिंग का काम करते हैं। लाइजनिंग बिटवीन हुम? Liaising between company and SEBI, liaising between company and ROC, liaising between company and like other regulators। तो liaising मतलब क्या होता है? एक चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, जिसके थ्रू आप कम्युनिकेशन कर रहे हो। तो लाइजनिंग ऑफिस क्या होगा? एक प्लेस ऑफ बिजनेस टू एक्ट एज अ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, मतलब वहां जो हेड ऑफिस है ना, बिटवीन द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, हेड ऑफिस या जो भी नाम ले लो, एंड किसके बीच में? एंटिटीज इन इंडिया। सर नहीं समझ में आया। नहीं कार्तिक, लाइजनिंग मतलब जरूरी नहीं एजेंट या दलाल ही हो। लाइज देखो, सीएस कोई एजेंट थोड़ी होता है। इंडिया में लाइक हमारा 15-20 एंटिटीज के साथ बिजनेस चलता है, लाइक हमारा 15-20 एंटिटीज के साथ बिजनेस चलता है, रेगुलरली हम हमसे माल खरीदते हैं, हम उन्हें बेचते हैं, रेगुलर बिजनेस चलता है। तो उन्हें अब इंडिया में एक व्यक्ति चाहिए जो इन सब लोगों के साथ कम्युनिकेशन मेंटेन कर पाए, रिलेशंस मेंटेन कर पाए। तो लाइजनिंग ऑफिस है, वो कहेंगे कि आपको जो भी चीजें करनी है विद रिस्पेक्ट टू अवर इंडियन बिजनेस, आप इंडिया में हमारे लाइजनिंग ऑफिस में जाओ, वहां सब होगा। आप मानो वो हमारी ही आर्म है, वो हम ही हैं। तो लाइजनिंग ऑफिस एक प्लेस ऑफ बिजनेस जो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करता है बिटवीन प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, या क्या बोल सकते हो, हेड ऑफिस एंड इंडियन एंटिटी, बट विच डज नॉट अंडरटेक। मुझे बताओ, क्या ये कोई कमर्शियल काम कर पाएगा? फिर पूछ रहा हूं, लाइजनिंग का पॉइंट किया ना बस, क्या ये माल बेचेगा, खरीदेगा, ट्रेडिंग करेगा, मैन्युफैक्चरिंग? नथिंग। बहुत बढ़िया। तो कोई भी कमर्शियल काम, ट्रेडिंग, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी डायरेक्टली इनडायरेक्टली नहीं करेगा। तो मेरा एक डाउट है, इतना सा डाउट है, ब्रांच में तो फिर भी पैसा आता है ना, कुछ एक्टिविटी करोगे तो रेवेन्यू आएगा, लाइजनिंग ऑफिस में तो रेवेन्यू आना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कोई बिजनेस एक्टिविटी तो कर ही नहीं रहा, ये तो केवल लाइजनिंग का काम कर रहा है। तो इसको चलाने का पैसा कहां से आएगा? जल्दी बताओ कहां से आएगा? फॉरेन से। मेंटेन इटसेल्फ आउट ऑफ, कहां से आएगा पैसा? इनवर्ड रेमिटेंस रिसीव्ड फ्रॉम
अब्रॉड थ्रू नॉर्मल बैंकिंग चैनल। ये आगे भी चीजें अभी काम में आएंगी सब। तो इट मेंटेन्स इटसेल्फ आउट ऑफ द फंड रिसीव्ड फ्रॉम द हेड ऑफिस, उसी से आप अपने आप को मेंटेन करोगे। इसका कोई रेवेन्यू का जनरेशन नहीं है डेफिनेटली। आगे आओ, लाइजनिंग ऑफिस को कौन कौन सी एक्टिविटीज अलाउड है? बहुत आसान ही है, क्योंकि यहाँ कोई ज्यादा एक्टिविटी होनी नहीं है। देखो, पहला काम केवल अपने पेरेंट को क्या करना, रिप्रेजेंट करना। दूसरा काम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा है या उसको प्रमोट कर रहा है, मतलब हमारी मार्केटिंग कर रहा है, हमारे लिए एडवर्टीजमेंट कर रहा है इंडिया में, कोई और बेच रहा है क्या सामान, नहीं, प्रमोट कर रहा है। तीसरा, हमारे कोलेबोरेशंस को प्रमोट कर रहा है। देखो डिफरेंस आने स्टार्ट हो गए हैं। ऊपर हमने बोला था इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेगी ब्रांच, ऊपर हमने बोला था कि वो क्या करेगी, कोलेबोरेशन करके काम करेगी। यहाँ ये क्या बोल रहे हैं, कोलेबोरेशन करवाएगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करवाएगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को प्रमोट करेगा, कोलेबोरेशंस को प्रमोट करेगा। मतलब इंडिया में आकर लोगों से ना उनके लिए क्या कर रहा है, डील कर रहा है, दैट्स इट। और चौथा काम क्या है, और ये तो नॉर्मल है, एक्टिंग एज ए कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन द पेरेंट कंपनी एंड इंडियन कंपनी। मेरा फिर डाउट है, ये पेरेंट कंपनी कौन है जिसका ये लाइसेंसिंग ऑफिस है, ये इंडियन कंपनी कौन है जो यहां आकर खोली आपने? नहीं, यही तो कंफ्यूजन होता है। इंडियन कंपनी मीन जिनके साथ आप क्या कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो इंडिया में। अरे आपके जो बिजनेस पार्टनर हैं वो इंडियन कंपनीज, उनके और उस फॉरेन कंपनी के बीच में कम्युनिकेशन चैनल का काम। यस नीति, यही डिफरेंस है कि ये प्रमोट कर रहा है आपका बिजनेस, केवल इंडिया में प्रमोट कर रहा है, कोई बिजनेस नहीं कर रहा आपके लिए, बिजनेस लाकर दे सकता है आपके रिलेशंस मेंटेन कर रहा है। एक सीएस, आप बताओ ना, एक सीएस रेवेन्यू जनरेट करता है क्या? नहीं, लेकिन आपके और रेगुलेटर्स के बीच में कम्युनिकेशन चैनल, लेवलाइजनिंग है। नाउ प्रोजेक्ट ऑफिस किसे कहते होंगे, और दिमाग लगाओ प्रोजेक्ट ऑफिस कब स्टेब्लिश करते होंगे, क्या काम करता होगा? बहुत बढ़िया। एक कंपनी का इंडिया में क्या आ रहा है, प्रोजेक्ट, फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, तो वो जो ऑफिस होगा उसे क्या बोलोगे, प्रोजेक्ट ऑफिस। प्लेस ऑफ बिजनेस है क्या ये? 100% ना, प्लेस ऑफ बिजनेस ही तो है। प्रोजेक्ट ऑफिस मीन्स अ प्लेस ऑफ बिजनेस टू रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ द फॉरेन कंपनी, जिसका इंटेंशन क्या है, टू एग्जीक्यूट अ प्रोजेक्ट। जैसे मैं एक एग्जांपल देखो, समझना इसको अच्छे से समझना। एक फॉरेन कंपनी को इंडिया के बिल्डर ने, इंडिया का एक इंडिया का एक लैंडलॉर्ड है बड़ा, अच्छी खासी जमीन है उसके पास, उसको उस बड़ी जमीन पर एक टाउनशिप बनानी है, पर वो कहता है वर्ल्ड ग्लोबल लेवल की टाउनशिप बनाऊंगा। इसलिए वो कॉन्ट्रैक्टर भी कहाँ का लाया, फॉरेन का, बिल्डर भी लाया फॉरेन का। तो वो फॉरेन की कंपनी को बोला यहाँ आकर क्या बनाओ, टाउनशिप, जमीन मेरी, तुम कंस्ट्रक्शन करो। अब मुझे बताओ, वो फॉरेन की कंपनी का इंडिया में ये जो होगा वो क्या होगा, प्रोजेक्ट ऑफिस। लैंड इनकी है क्या? नहीं। ये बिल्डिंग इनकी है क्या? नहीं। वो तो यहां आकर केवल क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर रहे हैं। उनको एक साइट मिली कंस्ट्रक्शन की, उनको एक साइट मिली फैक्ट्री बनाने की, उस पर आकर काम कर रहे हैं। अरे तो खूब होता है। अरे इंडिया में किसी को सोलर प्लांट बनाना है बड़ा, पता चला कि यूएस में एक बहुत बढ़िया कंपनी है जो ये काम करती है, तो वो सोलर प्लांट बनाना है, उन्हीं को तो बुलाओगे। तो क्या वो यहाँ कर ऑफिस खोल रहे हैं, कोई ब्रांच खोल रहे हैं? नहीं, वो यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे, उनका यहाँ प्रोजेक्ट चल रहा है। पर क्या यहाँ आकर उन्हें कुछ प्रोजेक्ट ऑफिस तो बनाना पड़ेगा, उसके थ्रू ही तो काम करेंगे। तो एक ऑफिस जो फॉरेन कंपनी का है, किस बात के लिए, टू एग्जीक्यूट अ प्रोजेक्ट इन इंडिया, बट इट एक्सक्लूड्स, प्रोजेक्ट ऑफिस एक्सक्लूड व्हाट, लाइजनिंग ऑफिस। प्रोजेक्ट ऑफिस एक्सक्लूड लाइजनिंग ऑफिस। मतलब बताओ, लाइजन ऑफिस के बाहर क्यों किया? वो सेपरेट है ना, लाइजन ऑफिस के प्रोविजन अलग है, वो केवल कम्युनिकेशन चैनल है। यस, प्रोजेक्ट ऑफिस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने का ऑफिस, बट प्रोजेक्ट ऑफिस में लाइजन ऑफिस इंक्लूड नहीं है। मतलब लाइजन ऑफिस पर लाइजन ऑफिस के प्रोविजन लगेंगे, लाइजन ऑफिस पर प्रोजेक्ट ऑफिस के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे, प्रोजेक्ट पर लाइजन के नहीं होंगे। प्रोजेक्ट ऑफिस इंक्लूड एक्सक्लूड लाइजन ऑफिस। अच्छा, अब डाउट आएगा, ऐसा क्यों नहीं लिखा था कि लाइजन ऑफिस एक्सक्लूड प्रोजेक्ट ऑफिस? क्योंकि लाइजन ऑफिस का इतना बड़ा स्कोप ही नहीं है।
कि उसमें प्रोजेक्ट ऑफिस इंक्लूड होगा। प्रोजेक्ट ऑफिस में कोई प्रोजेक्ट डेवलप करेगा तो उसमें लाइजनिंग का काम भी तो करेगा, पर उसको लाइजनिंग ऑफिस नहीं बोलेंगे। यस। सरदार पटेल, ये बहुत बढ़िया। अजहर का एक डाउट है कि वो सरदार पटेल का स्टेच्यू बनाने के लिए चाइना की कंपनी आई थी, तो चाइना की कंपनी का इंडिया में क्या था? वो प्रोजेक्ट ऑफिस। अंबानी का घर बनाने आए, हाँ तो वंशिका, अगर अंबानी का घर बनाने कोई कंपनी इंडिया के बाहर से आई है और उनको 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, तो ऑब्वियसली वो इंडिया में आकर पहले एक ऑफिस तो स्टेब्लिश करेंगे। काम कहां से करेंगे? स्टाफ कैसे मैनेज करेंगे? तो प्रोजेक्ट ऑफिस है। ये सारे एग्जांपल, वंशिका का एग्जांपल वही, अजहर का एग्जांपल वही, शिवम शिवांश का एग्जांपल वही, ये सब आई थिंक आप तीनों को क्लियर है अब। और इनके थ्रू आप सबको भी क्लियर है प्रोजेक्ट ऑफिस एग्जैक्टली होते क्या। नाउ आगे आते हैं। मुझे बताओ, प्रोजेक्ट ऑफिस कब खोल सकते हो? जब पहले आपको किसी इंडियन व्यक्ति से प्रोजेक्ट मिला हो। हाँ या ना? अभी तो एग्जीक्यूट करने आओगे। तो देखो पहली लाइन कितनी इंपॉर्टेंट है। फॉरेन कंपनी में ओपन प्रोजेक्ट ऑफिस इन इंडिया प्रोवाइडेड इट हैज सिक्योर्ड फ्रॉम एन इंडियन कंपनी अ कॉन्ट्रैक्ट टू एग्जीक्यूट अ प्रोजेक्ट इन इंडिया। उनसे इंडिया में एक प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला हो। आई होप आप समझ रहे हो। उसे इंडिया में प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला हो तभी तो जाकर वो प्रोजेक्ट ऑफिस खोलेगा। ये पहली कंडीशन। आगे आते हैं और अब क्या क्या करना है। प्रोजेक्ट इज फंडेड डायरेक्टली बाय इनवर्ड रेमिटेंस फ्रॉम अब्रोड। इस प्रोजेक्ट का पैसा कहां से आएगा? आप बताओ, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने का पैसा कहां से आएगा? फॉरेन से। ठीक है। या फिर प्रोजेक्ट की फंडिंग कहां से हो रही है? बाइलेटरल या मल्टीलेटरल इंटरनेशनल फाइनेंसिंग एजेंसी। जैसे इंडिया में आप कोई ग्रीन एनर्जी वाला काम करो, सोलर प्लांट का लगाओ, हो सकता है पैसा वर्ल्ड बैंक से आ रहा हो। इंडिया में बड़ा सा पावर प्लांट बन रहा हो सकता है पैसा कहां से आ रहा हो? वर्ल्ड बैंक से बहुत आता है। तो प्रोजेक्ट इज ईदर फंडेड डायरेक्टली बाय द इनवर्ड रेमिटेंस फ्रॉम अब्रॉड और बाय बाइलेटरल और मल्टीलेटरल फाइनेंशियल फाइनेंसिंग एजेंसी। तीसरा, आगे क्या लिख रहे हैं? अ कंपनी और एंटिटी इन इंडिया अवॉर्डिंग द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन ग्रांटेड टर्म लोन बाय अ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक इन इंडिया फॉर द प्रोजेक्ट। सॉरी सॉरी, तीसरा छूट गया। प्रोजेक्ट हैज बीन क्लियर्ड बाय एन अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। इन तीनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए तुम्हारे प्रोजेक्ट ऑफिस के लिए, चार में से कोई एक। अमृता का डाउट है, प्रोजेक्ट की फंडिंग तो इंडियन कंपनी करेगी ना? अरे प्रोजेक्ट की फंडिंग इंडियन कंपनी करेगी, बिल्कुल करेगी, लेकिन इंडियन कंपनी पैसा किसको देगी? फॉरेन कंपनी को। और वो फॉरेन कंपनी प्रोजेक्ट चलाने के लिए पैसा किसको देगी? अपने प्रोजेक्ट ऑफिस को। आप समझो, क्या आप प्रोजेक्ट ऑफिस को पैसा दोगे डायरेक्ट? नहीं। आप तो, अरे यार, वर्ल्ड बैंक की कोई, आपने आकर प्रोजेक्ट ऑफिस डाला फॉरेन की कंपनी ने, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ हुआ है? प्रोजेक्ट ऑफिस के साथ या कंपनी के साथ? कंपनी के साथ। तो आप पैसे किसको दोगे? कंपनी को। कंपनी पैसे देगी ना ब्रांच को या प्रोजेक्ट ऑफिस। सो प्रोजेक्ट इज फंडेड डायरेक्टली बाय फॉरेन कंपनी अब्रॉड, और इट इज फंडेड डायरेक्ट, और इट इज फंडेड बाय कोई इंटरनेशनल एजेंसी, या प्रोजेक्ट हैज बीन क्लियर्ड बाय अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। देखो ये चारों कंडीशन चल के आ रही है, चार में से कोई एक फुलफिल होनी चाहिए अपार्ट फ्रॉम दैट कंडीशन कि वो प्रोजेक्ट के लिए पहले आपका इंडिया में क्या हुआ हो? कॉन्ट्रैक्ट हुआ, आपको प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला। और चार में से कोई एक कंडीशन उसके अलावा, फंडिंग उन्होंने की है या मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने की है या प्रोजेक्ट किसी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अथॉरिटी ने क्या किया है, क्लियर, या वो कंपनी या एंटिटी जो इंडिया की है जिसने आपको क्या दिया है? कॉन्ट्रैक्ट, उसको पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक ने उस प्रोजेक्ट के लिए क्या दिया हो? लोन। सर ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, ऐसी कंडीशन क्यों? कोई भी एंटिटी इंडिया में आकर प्रोजेक्ट ऑफिस खोल के बैठ जाएगी, प्रोजेक्ट ऑफिस के नाम से 25 तरह के बिजनेस करने लग जाएगी। हम ये बोल रहे हैं प्रोजेक्ट ऑफिस एस्टेब्लिश करने का लॉजिक क्या? कहते इंडिया में उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें क्या मिला है? कॉन्ट्रैक्ट। तो चार में से फिर एक कंडीशन और फुलफिल करो कि इसका पैसा कहां से आएगा? बोले फॉरेन से, हमारी कंपनी देगी। या जल्दी बताओ, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मल्टीलेटरल बाइलेटरल। तीसरा, प्रोजेक्ट को इंडिया की किसी अथॉरिटी ने अप्रूव किया हो। या चौथा, उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए तुम्हें तो पैसा तुम्हारी कंपनी दे देगी, इसको पैसा कहां से मिलेगा? इंडियन कंपनी को। या फिर उस इंडियन कंपनी को प्रोजेक्ट लगाने के लिए बैंक या एफआई ने, किसी ने क्या दिया हो? टर्म लोन। तब तो हम माने कि तुम्हारे पास प्रोजेक्ट को लगाने के लिए पैसा है। आगे आते हैं। अप्रोप्रिएट अथॉरिटी वाली कंडीशन तो हमेशा ही फुलफिल करनी पड़ेगी, यस, बट ठीक है कि अप्रोप्रिएट अथॉरिटी ने उस प्रोजेक्ट को क्लियर कर दिया हो। आगे अब देखो आप क्या लिख रहे हैं। एलिजिबिलिटी फॉर सेटिंग अप अ ब्रांच और
लाइजनिंग ऑफिस, अभी कोई पूछ ही रहा था, अब वैसा टॉपिक आ गया है। इंडिया में आपको ब्रांच या लाइजनिंग ऑफिस एस्टेब्लिश करने की परमिशन कब मिलेगी, उसकी एलिजिबिलिटी है। पहले सब कुछ नहीं पढ़ते थे हम, बहुत कम टॉपिक्स थे। तो कब आप इंडिया में आकर अपना ब्रांच या लाइजनिंग ऑफिस खोल सकते हो? प्रोजेक्ट ऑफिस की बात कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे। पेरेंट एप्लीकेंट कंपनी मस्ट बी अ बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। सबसे पहले तो हम ब्रांच या प्रोजेक्ट ऑफिस, लाइजनिंग ऑफिस किसको खोलने देंगे? फॉरेन की कंपनी जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है, मतलब पहले आपका वहां फॉरेन में कोई एंटिटी हो। नेक्स्ट, नेम ऑफ द इंडियन ब्रांच ऑफिस मस्ट बी द सेम एज द पेरेंट कंपनी। जल्दी बताओ आप। सर अभी तो आपने ऊपर भी तो पढ़ाया था, वो तो सब्सिडरी का पढ़ाया था। यहाँ क्या पढ़ाएंगे कि ब्रांच के बाहर वही नाम लिखना जो आपकी कंपनी का है। अरे हाँ ना, ठीक है। तीसरा, ब्रांच ऑफिस की नेटवर्थ मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 1 लाख। द नेट वर्थ ऑफ द ब्रांच ऑफिस मस्ट नॉट बी लेस देन $1 लाख। इससे कम पैसा इन्वेस्ट करके ब्रांच एस्टेब्लिश मत करना। और लाइजनिंग ऑफिस के लिए मिनिमम कितना पैसा चाहिए? मैं फिर पूछ रहा हूँ, नेटवर्थ कंपनी की है या ब्रांच की और लाइजनिंग ऑफिस की? ब्रांच और लाइजनिंग ऑफिस की मिनिमम इतनी नेटवर्थ, इतना पैसा होना चाहिए उनके पास। $1 लाख फॉर ब्रांच, $50,000 फॉर लाइजनिंग ऑफिस। और लास्ट कंडीशन, उस कंपनी का फॉरेन में क्या होना चाहिए? प्रॉफिट मेकिंग ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 5 सालों में। मतलब जब तक पिछले 5 सालों से तो मैं अपने ओरिजिनल कंट्री में प्रॉफिट नहीं कमा रहे हो, तब तक इंडिया में आकर कोई ब्रांच या लाइजनिंग ऑफिस एस्टेब्लिश मत करो। हमें नहीं चाहिए कोई लॉस। वापस से, इंडिया में आकर किसी फॉरेन की कंपनी को ब्रांच या पीओ या एलओ, ब्रांच ऑफिस या लाइजनिंग ऑफिस एस्टेब्लिश करना है, तो पहले तो वो ओरिजिनल कंपनी, पेरेंट कंपनी इंडिया के बाहर के इनकॉर्पोरेट हुई हो। इंडिया की ब्रांच के बाहर उसी अपनी कंपनी का नाम लिखना। तीसरी बात, उस ब्रांच या लाइजनिंग ऑफिस की नेटवर्थ ब्रांच के केस में $1 लाख, लाइजनिंग ऑफिस के केस में $50,000 होनी चाहिए। और पेरेंट कंपनी का पिछले 5 साल प्रॉफिट मेकिंग का ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। तब जाकर आप इंडिया में ब्रांच या लाइजनिंग ऑफिस एस्टेब्लिश कर सकते हो। अब एक डाउट है, फ्रेंचाइजी भी ब्रांच ऑफिस में आएगी क्या? तो फिर आपने कुछ गलत पढ़ा है। फ्रेंचाइजी जॉइंट वेंचर में कवर होता है, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉइंट वेंचर का एक टाइप है फ्रेंचाइजी। क्या फॉरेन की कंपनी खुद अपने आप आकर काम कर रही है? नहीं ना, फॉरेन और इंडिया को कोई व्यक्ति मिला होगा, तब तो इंडिया वाले व्यक्ति ने उसकी क्या ली होगी इंडिया में? फ्रेंचाइज। खुद का होता है तो ब्रांच बोलोगे ना। फ्रेंचाइजी हो गई मतलब कोई दूसरा भी इन्वॉल्व हो गया ना, तो वो तो कोलैबोरेशन है, जॉइंट वेंचर है। चलिए, अब आगे आते हैं, या एक काम करते हैं, ये आगे का जो टॉपिक है कल डिस्कस करेंगे, अभी खिचड़ी हो जाएगी दिमाग में। ये अब जो चालू हुआ है टॉपिक का नाम समझ लो बस, पीओ, एलओ, पीओ की डिटेल्ड गाइडलाइन है। पैसा कहां से आएगा, कैसे ले जा पाओगे, किसकी परमिशन चाहिए, कैसे स्टेब्लिश करना है, ये सारी चीजों का ऑब्वियस है। मास्टर डायरेक्शन कौन की लैंग्वेज है? ये आरबीआई की। तो फेमा के रूल्स हैं, तो आरबीआई का मास्टर डायरेक्शन है कि इंडिया में बीओ, पीओ, एलओ खोलना है तो क्या क्या रूल फॉलो करने पड़ेंगे। तो अब बीओ, एलओ, पीओ खोलने की पूरी प्रोसीजर, पूरे डिटेल्ड रूल कल डिस्कस करते हैं, कल पढ़ेंगे और कल इसको खत्म कर लेंगे।